ये कहानी है मस्तीपुर नामक गांव की, जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उसी गांव में रामलाल अपने 2 बेटों के साथ रहता था। मस्तीपुर गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। वहीं गांव के बीच में बाजार लगती थी, जहां रामलाल मटन करी बनाता था। रामलाल के 2 बेटे थे, लेकिन कोई काम में हाथ नहीं बटाता था। गांव के बीच में बाजार लगती थी और गांव के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। रामलाल के पास लगभग गांव के सभी लोग मटन करी खाने आते थे। रामलाल अपने सभी ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता था। शायद इसी वजह से रामलाल का धंधा अच्छा चलता था। रामलाल सुबह सुबह उठकर बाजार की तरफ चल देता है। बाजार में जाकर मटन और मटन करी का सामान लेने लगता है। सुबह सुबह का समय था। वहीं बाजार में गांव के कुछ लोग मिल जाते हैं और रामलाल से बोलते हैं, रामलाल, तुम्हारे दोनों बेटे घर में पड़े पड़े क्या करते हैं? तुम तो हमेशा अकेले ही बाजार आते हो और इतना सामान अकेले लेकर जाते हो। अपने बेटे को भी साथ में लाया करो, काम में कुछ हाथ बटाएंगे। अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारे जाने के बाद उनका गुजारा कैसे होगा? हरीलाल भैया, आप क्या बताएं, अपने दोनों बेटों को काम के लिए अगर कुछ कहता हूँ तो कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। आज अपने छोटे बेटे को काम पर लाऊंगा, बड़ा वाला तो दिन भर सोता रहता है। रामलाल बाजार से पूरा सामान लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अपने दोनों बेटों माधव, केशव से बात करता है। छोटा बेटा केशव काम करने के लिए राजी हो जाता है और अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगता है। मटन करी बनाने के बाद बाजार में अपना ठेला लगा लेते हैं। गांव वालों को मात्र 60 रुपए में मटन करी खिलाते हैं। रामलाल भैया, इस गांव में कितनी दुकानें हैं, पर हम लोग तुम्हारे ही दुकान में खाने आते हैं। हाँ भाई, हमें आपकी बनाई हुई मटन करी बहुत अच्छी लगती है। ऐसी मटन करी पूरे गांव में नहीं बनती। ये सब आप लोगों की महानता है कि हमारी बनाई हुई मटन करी को आप लोग इतना प्यार देते हैं। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है कि हमारे ग्राहक हमारी बनाई हुई मटन करी इतनी बड़ाई करते हैं। लेकिन काका, आपके साथ तो एक ही बेटा काम करने आता है, वो आपका बड़ा वाला बेटा माधव। कभी मैंने उसको आपके ठेले पर नहीं देखा। अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप आराम करिए। आपके दोनों बेटे कमाने के लायक हो गए हैं, अब उनको ये काम दे दीजिए और आप आराम से घर में रहिए। 2 बेटों के होते हुए भला आपको कमाने की क्या जरूरत? हरीलाल भैया, आप क्या बताएं, अपने दोनों बेटों को काम के लिए अगर कुछ कहता हूं तो कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। आज अपने छोटे बेटे को काम पर लाऊंगा, बड़ा वाला तो दिन भर सोता रहता है। आज बाजार में जो बात हुई, इस बात को सोचकर रामलाल सोचता है अपने बेटे को आज समझाऊंगा, और रामलाल ऐसा ही करता है। घर आने के बाद अपने बड़े बेटे माधव को समझाने लगता है। रामलाल घर आने पर देखता है कि उसका बेटा सो रहा है। तभी रामलाल बोलता है, उठ जा निकम्मा, दिन भर सोता ही रहेगा कि कुछ काम में भी हाथ बटाएगा? कुछ अपने छोटे भाई के सबक से सीख। वो मेरे साथ दिन भर मेहनत करता है और तू है कि दिन भर सोता ही रहता है। अरे पिताजी, अभी मुझे सोने दो। सुबह सुबह ही नींद खराब कर दी आपने। जिस दिन मैं कमाने लगूंगा ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं केशव की तरह बेवकूफ नहीं हूं कि दिन भर मेहनत करूं। तुझे सोने से पैसे मिलेंगे? दिन भर आवारा की तरह घूमते हो और सुबह 10 बजे सोकर उठते हो। वो तो मुझे पता है कि तुम कितना कमाओगे और मुझे कितना काम करना नहीं पड़ेगा। सुनो माधव और केशव, मेरे दोस्त श्यामलाल का बैल बीमार है, उसका संदेश आया है। मैं कुछ दिनों के लिए मोहनपुर गांव जा रहा हूं। तब तक तुम दोनों मटन करी का ठेला संभालना और अच्छे से मिलजुल कर रहना और ग्राहकों का मन अपनी ओर आकर्षित करना। अगले दिन सुबह होते ही रामलाल अपने साथ एक बैग लेकर मोहनपुर गांव के लिए रवाना हो जाता है। तभी गांव के कुछ लोग आपस में बात करते हैं। वहां माधव भी होता है। अरे माधव, मैंने सुना है तुम्हारे बाबा मोहनपुर गांव गए हुए हैं, तुम लोगों को अपना काम सौंपकर। अरे तो मैं हूं ना, ऐसी मटन करी बनाऊंगा कि पूरे गांव वाले उंगली चाटते रह जाएंगे और मेरे मटन करी की खूब बड़ाई करेंगे। लेकिन तुम तो कभी अपने बाबा के साथ ठेले पर काम नहीं किए हो, तुम इतनी अच्छी मटन करी कैसे बना पाओगे? तुम्हारा भाई बढ़िया मटन करी बनाता है और अच्छा मुनाफा भी कमाएगा तुमसे ज्यादा। हाँ, ये बात तो सही है। पहले केशव माधव की तरह ही था,
पर पता नहीं उसे अचानक क्या हुआ, इतना सुधर गया और अपने बाबा के साथ काम में हाथ बटाने लगा और अब ईमानदारी से काम करता है और अच्छी मटन करी भी बनता है। उसकी ईमानदारी की गांव के सभी लोग प्रशंसा करते हैं। अरे तुम लोगों को पता नहीं क्या हो गया है जो उस केशव के मटन करी की तुम लोग इतनी तारीफ करते हो। देखना, जब मैं अपना ठेला लगाऊंगा तुम लोग हमारे यहाँ ही मटन करी खाने आओगे, कोई भी केशव के ठेले पर नहीं जाएगा। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। अरे माधव, तुम अपने भाई के ही सगे नहीं हो। तुम्हारा भाई केशव तुम्हारे बारे में कितना भला सोचता है, तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो? तुम्हारा सगा भाई है, तुम तो उसके बारे में दुश्मन की तरह सोचते हो। तुम्हारा वो अपना सगा भाई है। अरे तुम लोगों की मैं बात क्या सुन ली, तुम लोग तो सर पे चढ़ने लगे। चुप रहो काका, अब तुम हद पार कर रहे हो। तुम लोग अपने काम से काम रखो बस। इतना कहकर माधव वहां से उठकर चल देता है। उसके बाद माधव अपने घर आ जाता है। घर में छोटा भाई केशव होता है। भैया, सुबह आपने सुना नहीं पिताजी क्या कह के गए हैं? दोनों लोग मिलकर मटन करी का ठेला लगाना और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करना। चलिए दोनों लोग मिलकर ठेला लगाते हैं। मैं तुम्हारे साथ ठेला नहीं लगाऊंगा, मैं अपना खुद का ठेला लगाऊंगा और देखना, तुमसे पहले मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। पिताजी आएंगे तो देखते रह जाएंगे। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। पिताजी ने मुझसे कहा था इसलिए मैंने आपको बोल दिया। आपकी यही इच्छा है तो लगा लीजिए अलग से। माधव बड़ा था, इसीलिए अपने मन की करता था। केशव के बात को अनसुना कर देता है और अपने मर्जी का करता। इसीलिए केशव उसे कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन केशव अपनी मटन करी का ठेला लगा लेता है। गर्मा गर्म मटन करी, आओ गांव वालों आओ और गर्मा गर्म मटन करी खाओ। ये क्या, माधव भैया नहीं सुधरेंगे। ये तो अलग से अपना ठेला लगा लिए। पिताजी ने कहा था साथ में ठेला लगाना। कोई बात नहीं, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। तुमसे ज्यादा तो मैं ही मटन करी बेचूंगा। रुको बेटा, मैं तुमको बताता हूँ। तभी गांव के सभी लोग केशव के ठेले मटन करी खाने के लिए जाने लगते हैं। केशव को अकेला देखकर ग्राहक बोलते हैं, अरे भाई, तुम्हारे पिताजी नहीं दिख रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ, तुमको नहीं पता है, वो बताए तो थे कि उनके किसी दोस्त का बैल बीमार है, इसलिए कुछ काम से वो मोहनपुर गांव गए हैं। केशव भाई, तुम्हारे दुकान की मटन करी खाकर मजा ही आ जाता है। अरे हाँ भाई, मेरी पत्नी ने भी तुम्हारे दुकान से मटन करी मंगाया है, पैक कर देना। तुम्हारी दुकान की मटन करी क्या लाजवाब बनती है। ये सब तो आप लोगों की कृपा है। बस ऐसे ही आप लोग हम पर प्यार बनाए रखना, हम आपको अच्छी मटन करी खिलाते रहेंगे। केशव ग्राहकों को मटन करी खिलाने के बाद पैक करके घर ले जाने के लिए दे देता है। सभी ग्राहक अपने अपने घर लेकर जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं और केशव के ठेले में बनी हुई मटन करी लोग बड़े चाव से खाते हैं और मटन करी की तारीफ करते हैं। माधव ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं केशव अपने मटन करी में क्या डाला है, उसकी मटन करी तो सब खाए जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ तो करना होगा। माधव ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहां धोमू पहुंच जाता है। माधव के मन में एक उपाय सूझा। धोमू जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था, केशव से धोमू की जमती भी नहीं थी। माधव धोमू से बोलता है, धोमू, तू मेरा एक काम करेगा? तुम्हारी वैसे भी केशव से जमती नहीं है, तुम मेरा एक काम करेगा? तुझे मैं 500 रुपए दूंगा, पर हाँ ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम मैं करवाया हूं। तुम्हें कल सुबह जब केशव मटन करी बनाकर घर से चलेगा, तभी तुम्हें उसकी मटन करी में पेट दर्द की दवा मिलाना है, जिससे उसके सब ग्राहक छूट जाएंगे और हमारा मटन करी का धंधा अच्छा चलने लगेगा। तुम अपने काम का पैसा ले लेना। दिन भर बीत जाता है, लेकिन माधव के ठेले पर कोई मटन करी खाने नहीं आता है, जिससे माधव और झुंझला चला जाता है। अब इधर जैसे ही सुबह होती है, केशव और माधव दोनों घर में मटन करी बनाते हैं। दोनों का ठेला घर के बाहर खड़ा था।
धूमू को कुछ समझ नहीं आता और वो माधव के ठेले में रखी हुई मटन करी में वो दवा मिला देता है। अब दोनों भाई ठेला लेकर बाजार में पहुंच जाते हैं। बाजार में पहुंचने बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर ठेला लगा लेते हैं। तभी माधव के पास धूमू पहुंचता है। माधव भाई, मेरा पैसा दो। मैं सुबह वो दवाई केशव के मटन करी में मिला दिया है। मुझे मेरा पैसा चाहिए जो कल शाम को बात हुई थी। अरे धूमू रुक जा, सुबह सुबह पैसा लेने पहुंच गया। मेरी मटन करी तो कुछ बिक जाने दे, अभी तो मेरी कमाई भी नहीं हुई है। सुबह सुबह इतना पैसा मैं कहां से लाऊं? मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा शाम तक में, अभी रुक जा। नहीं माधव, पैसा लिए बिना कहीं जाने वाला नहीं हो। देते हो कि मैं सब गांव वाले के बुलाकर बता दूं कि तुम केशव के मटन करी में पेट दर्द की दवा मिलवाए हो। अरे नहीं भाई रुक जा, ले तू अपना पैसा ले ले और मेरा पीछा छोड़ मेरे बाप। इतना सब होने के बाद धूमू वहां से चला जाता है। अब इधर माधव के पास एक ग्राहक आते हैं। अरे भाई, मटन करी क्या भाव दे रहे हो? मुझे 7 प्लेट लेना है। हाँ ले लो भाई, मैं तुम्हें 70 रुपए में दे दूंगा, जो कि सामने वाला केशव 100 रुपए में 1 प्लेट मटन करी दे रहा है। मेरे यहाँ मेरी बेटी को देखने वाले आए हुए हैं, इसलिए मुझे बढ़िया गर्मा गर्म मटन करी 7 प्लेट पैक करके दो, जिसे खाने के बाद वो लोग तारीफ करते पीछे न हटें। माधव उसे 7 प्लेट मटन करी खुशी खुशी पैक करके दे देता है। वह मटन करी लेकर चल देता है। चलो, माधव भैया की दुकान पर भी कुछ ग्राहक तो आए। कल से उनका कुछ नहीं बिका था। चलो अब ठीक है, उनकी भी कुछ कमाई हो जाए। वह आदमी माधव के ठेले से लाई हुई मटन करी अपने सभी रिश्तेदारों को खिलाने लगता है। तभी खाते खाते एक व्यक्ति बोलता है, अरे भाई, पता नहीं क्यों मेरा पेट दर्द कर रहा है। अरे हाँ, मेरा भी पेट दर्द कर रहा है। लगता है ये मटन करी खाने से हुआ है। मेरा भी पेट खराब सा लग रहा है। लगता है माधव अपने मटन करी में कुछ मिलाया हुआ था, तभी तो सबका पेट खराब हो गया। तभी वो आदमी अपने रिश्तेदारों के साथ माधव की मटन करी के ठेले के पास जाने लगता है। माधव ये देख खुश होता है। अरे वाह, लगता है इन लोगों की मेरी बनाई हुई मटन करी बहुत पसंद आई। लेकिन एक साथ इतने लोग आ रहे हैं। देखो भाइयों, मैं जो तुम्हारे लिए मटन करी लेकर गया था, मैं यहीं से लेकर गया था। यहीं की मटन करी खाने से आप लोगों का पेट खराब हुआ है। मारो इसे। अरे नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। वो सामने वाला केशव घटिया मसाला डालकर बनाता है। मैं तो एकदम ब्रांड मसाला डालकर मटन करी बनाता हूँ। आप वहाँ सामने से मटन करी लेकर गए थे। नहीं, मैं यहीं से मटन करी लेकर गया था। मारो इसे, ये मटन करी में कुछ मिलाता है। इसके बाद वो आदमी और उसके सारे रिश्तेदार मिलकर माधव को पीटने लगते हैं। दूर खड़ा केशव ये सब देख रहा होता है। तभी वो अपने भाई को बचाने आता है। क्या हुआ? आप लोग मेरे भाई को क्यों मार रहे हैं? क्या गलती है उसकी? तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ भैया, ये लोग आपको क्यों मार रहे थे? कुछ गलत किया है क्या आपने? माधव कुछ नहीं बोलता है और गुस्से से वहां से निकल जाता है और अपने भाई की तरफ देखता भी नहीं है। अरे मुखिया जी, मैंने सुना है कि माधव भरी बाजार में पिटा है। अपने मटन करी में कुछ मिलाया था क्या? दीनू के यहाँ जितने भी मेहमान आए थे उन सबका पेट खराब हो गया। मैंने माधव को कितनी दफा समझाया है पर वो मानता ही नहीं। और इधर माधव शाम को अपने घर में सोच रहा होता है, आखिर ये सब उल्टा कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये धूमू की चाल है। लेकिन मैं इस केशव को तो सबक सिखाकर रहूंगा। अगले दिन फिर से दोनों भाई बाजार में ठेला लगा लेते हैं। बाजार में पहले की तरह ही चहल पहल थी। केशव अपने ठेले पर मटन करी बना रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रखा है और वहां से चल देता है और बगल वाली दुकान में पहुंचता है। सुनो भाई, मैं अपने घर जा रहा हूँ। चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रखाया था। वो गर्म होकर पूरा चूल्हे पर गिर जाएगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। जल्दी आ जाऊंगा, तब तक मेरी दुकान का ध्यान रखना। ठीक है भाई, जाओ। तब तक मैं तुम्हारे दुकान का पूरा ध्यान रखूंगा।
उसकी दुकान पर ग्राहक आ जाते हैं और वो बिजी हो जाता है, जिससे वह ठेले पर ध्यान नहीं दे पाता। तभी माधव केशव के ठेले पर जाकर वह जहरीला पदार्थ मिला देता है। तभी कुछ देर में केशव आ जाता है और अपने ग्राहक को मटन करी खिलाने लगता है। अरे भाई, हम लोगों के लिए एक एक प्लेट मटन करी लगाना, बहुत तेज से भूख लगी है। तभी केशव उन लोगों के लिए एक एक प्लेट लगा देता है। जैसे ही वो लोग मटन करी खाते हैं, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये देख केशव हैरान हो जाता है और ये बात पंचायत में पहुंच जाती है। इतने दिन में पहली बार तुम्हारी शिकायत आई है केशव। तुम तो अच्छी मटन करी बनाते थे, फिर तुम अचानक ग्राहकों के साथ दगाबाजी कैसे कर दिए? केशव, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सरपंच जी, मैंने पहले की तरह ही मटन करी बनाई थी। पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब अचानक कैसे हो गया। नहीं सरपंच जी, कि सब कुछ मिलाया था, तभी ग्राहकों का पेट खराब हो गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मुझे तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। केशव, अब तुम बाजार में आज से ठेला नहीं लगाओगे। अब अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें अपना गांव छोड़कर जाना होगा। रुक जाइए सरपंच जी, इसमें मेरे छोटे बेटे केशव की कोई गलती नहीं। वो अपना धंधा ईमानदारी के साथ करता था। ये गलती मेरे बड़े बेटे माधव ने की है। केशव को ठेले पर ना देखकर उसने उसकी मटन करी में बेहोश होने की दवा मिला दी ताकि इसके ग्राहक छूट जाएं और उसका धंधा अच्छा चलने लगे। और मैं उसी वक्त अपने मित्र के यहाँ से लौट रहा था, तभी मैंने ये सब देख लिया। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा बड़ा बेटा इतना नालायक निकलेगा। आपको जो मर्जी हो वो सजा दीजिए इसको। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर माधव दंग रह जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सरपंच उसे ठेला न लगाने का हुक्म देते हैं। लेकिन उसके पिता के कहने पर माधव केवल 6 महीने ठेला नहीं लगाएगा। इस तरह केशव और रामलाल, दोनों पिता पुत्र मिलकर माधव को अपने घर से बेदखल कर देते हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। और इधर माधव दूसरों के घर में काम करके अपना गुजारा करता था। दिन भर काम करता, तब उसे रात का खाना नसीब होता था। तो देखा दोस्तों, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरा सोचने का अंजाम आपके सामने है। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। और अगली कहानी आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।